चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त साम्राज्य की। एक ऐसी ताकत जो महाराष्ट्र की पहाड़ियों से उठी और जिसने सीधे सीधे मुगल सल्तनत को टक्कर दे दी। तो सवाल यह है कि क्या सच में एक अकेला योद्धा एक इतने बड़े एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दे सकता है? यही सवाल हमें ले जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज की उस अविश्वसनीय कहानी की तरफ। तो चलिए सबसे पहले जरा उन हालातों को समझते हैं। वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने मराठा शक्ति के उदय की जमीन तैयार की? मतलब आखिर ऐसा क्या खास था महाराष्ट्र की उस धरती पर कि वहां से एक पूरे साम्राज्य का जन्म हो गया? देखिए, मराठा उदय के पीछे ना 3 बड़े फैक्टर्स थे। सबसे पहला तो था वहां का भूगोल। ये जो सह्याद्री के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ और किले थे, उन्होंने एक नेचुरल शील्ड, एक कुदरती कवच का काम किया। दूसरा फैक्टर था कल्चर यानी संस्कृति। भक्ति आंदोलन के संतों ने मराठी भाषा और स्वाभिमान की एक ऐसी जबरदस्त भावना जगाई कि सब लोग एक हो गए। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, उस वक्त की पॉलिटिक्स। दिल्ली में मुगल और दक्षिण की सल्तनतें वो सब कमजोर पड़ रही थीं और बस इसी खालीपन ने एक नई ताकत के लिए दरवाजा खोल दिया। और इन्हीं हालातों के बीच से सामने आए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका एक सपना था, हिंदवी स्वराज। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये एक संकल्प था, बाहरी शासन से आजादी का, अपने लोगों के राज का। और यही सोच, यही संकल्प इस साम्राज्य की आत्मा बन गया। शिवाजी महाराज की काबिलियत तो देखिए, बहुत कम उम्र में ही नजर आने लगी थी। सोचिए, 1646 में सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरणा का किला जीत लिया। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही साल कोंढाना और चाकन के किले भी उनके कब्जे में थे। उनकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि दुश्मनों की नींद उड़ गई थी। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक मोड़ आता है। बीजापुर का एक बहुत ताकतवर और लंबा चौड़ा सेनापति अफजल खान शिवाजी से मिलने आता है। अब कहने को तो ये एक मुलाकात थी, एक संधि पर बातचीत होनी थी, लेकिन उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। और फिर वो पल आया। जैसे ही दोनों गले मिले, खान ने धोखा दे दिया। उसने अपनी छुपी हुई कटार निकालकर शिवाजी की पीठ में घोंपने की कोशिश की। उसे लगा बस काम तमाम हो गया। लेकिन शिवाजी महाराज भी पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहन रखा था और हाथों में छुपा रखा था अपना खास हथियार, बाघनख। जैसे ही खान ने हमला किया, उन्होंने फौरन पलटवार किया और बाघनख से उसका पेट चीर दिया। यह सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि जबरदस्त प्लानिंग और दूर की सोच की जीत थी। अफजल खान के बाद अब शिवाजी का सीधा सामना हुआ मुगल बादशाह औरंगजेब से। और यहां तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। 1663 में उन्होंने औरंगजेब के सगे मामा शाइस्ता खान पर पुणे में उसी के महल में घुसकर एक ऐसा हमला किया कि वो जान बचाकर भागा। फिर 1664 में मुगलों का सबसे अमीर बंदरगाह सूरत, उसे लूट लिया, जिससे मुगलों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। हाँ, ये सच है कि 1665 में उन्हें पुरंदर की संधि करनी पड़ी, लेकिन फिर 1666 में आगरा में औरंगजेब की कैद से वो जिस चमत्कारी तरीके से भागे, उसने तो उन्हें पूरे हिंदुस्तान में एक हीरो बना दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, साल 1674, रायगढ़ का किला। यहां शिवाजी महाराज का पूरे विधि विधान से राज्याभिषेक हुआ। और ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी, ये एक ऐलान था, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का ऐलान, एक आजाद, एक संप्रभु मराठा राज्य की घोषणा। देखिए, एक साम्राज्य सिर्फ एक राजा की बहादुरी से नहीं चलता। तो अब सवाल यह है कि शिवाजी ने ऐसा कौन सा सिस्टम बनाया, वो कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था बनाए जिसने मराठा राज्य को इतना मजबूत और प्रभावी बनाया। चलिए देखते हैं। शिवाजी महाराज ने एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव रखी, जिसे कहते थे अष्टप्रधान मंडल। इसमें क्या था? ये 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी, एक कैबिनेट समझिए। हर मंत्री अपने विभाग का हेड था, जैसे पेशवा जो प्रधानमंत्री होते थे, या अमात्य जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। इस सिस्टम की वजह से पूरा राजकाज बड़ा स्मूथ और अकाउंटेबल बन गया था। अब बात करते हैं उनके रेवेन्यू सिस्टम की, जो बहुत ही यूनिक था। इसमें सबसे जरूरी चीज थी चौथ। चौथ क्या था? ये बेसिकली पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला एक 25% का टैक्स था। मतलब आप हमें अपनी कमाई का चौथाई हिस्सा दीजिए और बदले में हमारी सेना आप पर कभी हमला नहीं करेगी। तो ये सिर्फ पैसा जमा करने का तरीका नहीं था, ये अपने असर को, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी।
चौथ के अलावा एक और टैक्स था, सरदेशमुखी। ये 10% का एक एडिशनल टैक्स था जो मराठा साम्राज्य के अंदर ही वसूला जाता था। ये इस बात का प्रतीक था कि राजा ही उस जमीन का सबसे बड़ा वंशानुगत मुखिया यानी सरदेशमुख है। तो कुल मिलाके ये जो चौथ और सरदेशमुखी थे, यही दो टैक्स मराठा खजाने की रीढ़ की हड्डी थे। इन्हीं से साम्राज्य की इतनी बड़ी सेना का पूरा खर्चा चलता था। अब आते हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर। यहाँ मराठे दो चीजों में माहिर थे। पहला, गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार लड़ाई। वो पहाड़ों में अचानक बिजली की तरह हमला करते और फिर गायब हो जाते। मुगल सेना इससे इतनी परेशान हो गई थी कि औरंगजेब ने झुंझलाकर शिवाजी को पहाड़ी चूहा तक कह डाला था। और दूसरा, शिवाजी ने एक बहुत ही मजबूत नेवी, एक नौसेना बनाई। उन्होंने समझा कि समुंदर पर कब्जा कितना जरूरी है, इसीलिए तो उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य में एक नया दौर शुरू हुआ। अब एक बड़ा बदलाव आया। धीरे धीरे असली ताकत छत्रपतियों के हाथ से निकलकर उनके प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के पास आने लगी, और इन्हीं पेशवाओं के राज में मराठा साम्राज्य अपनी बुलंदी पर, अपने शिखर पर पहुंचा। पेशवाओं के दौर में मराठा साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वो देखने लायक था। खासकर बाजीराव प्रथम जैसे योद्धा पेशवा के नेतृत्व में मराठा सेनाओं का भगवा ध्वज पूरे उत्तर भारत में लहराने लगा। एक वक्त तो ऐसा आया कि दिल्ली की मुगल सत्ता सिर्फ नाम की रह गई थी। पेशवा बाजीराव प्रथम की सोच और उनकी महत्वाकांक्षा का अंदाजा आप उनके इसी एक वाक्य से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था, चलो हम इस मुरझाते हुए पेड़ के तने पर ही सीधा वार करें, टहनियां तो अपने आप गिर जाएंगी। और उनका इशारा सीधा दिल्ली में बैठी मुगल सल्तनत की तरफ था। लेकिन कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद एक ढलान आती है। हर महान साम्राज्य की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और मराठों के लिए वो निर्णायक मोड़ पानीपत के मैदान में आया। साल था 1761। पानीपत का मैदान, जहां हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थे मराठा और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आया हमलावर अहमद शाह अब्दाली। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे तय करना था कि आने वाले समय में उत्तर भारत पर किसका राज होगा। 1761 ये साल भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये वो दिन था जब पानीपत के मैदान में मराठों का पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का सपना हमेशा के लिए टूटकर बिखर गया। इस एक लड़ाई का असर बहुत बहुत गहरा हुआ। मराठों की हार इतनी भयानक थी कि उनकी सेंट्रल अथॉरिटी, उनकी केंद्रीय शक्ति लगभग खत्म हो गई। और जब एक बड़ी ताकत कमजोर होती है तो उसकी जगह लेने के लिए कोई और आ जाता है, और यहाँ वो थे अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तरह से देखा जाए तो पानीपत की हार ने अनजाने में ही सही भारत में अंग्रेजों के राज का दरवाजा खोल दिया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, पानीपत की उस हार के बावजूद मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी विरासत क्या थी? भारतीय इतिहास पर उनकी सबसे स्थायी, सबसे गहरी छाप क्या रही? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।